आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुद को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हनुमान और कांग्रेस का एक वफादार सिपाही बताया है। इसके साथ इरफान अंसारी ने कहा कि वो बीजेपी की राजनीति को खत्म कर देंगे। इरफान अंसारी ने दिल्ली में यह बयान दिया है। दरअसल इरफान अंसारी के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है कि झारखंड कांग्रेस में जारी कलह पर इरफान अंसारी दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए गए हैं, जिस पर इरफान अंसारी ने सफाई देते हुए इन बातों को अफवाह बताया है और कहा कि वे दिल्ली में अपने करीबी के इलाज के सिलसिले में आए थे। इरफान अंसारी आज ही रांची लौट रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत जी का वफादार सिपाही हूँ। मैं हनुमान भक्त हूँ। मैं इसलिए जो लोग उल्टा पुल्टा क्यास लगाते हैं लगाइए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। दिन रात पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूँ। इसको लेकर भी लोगों में तरह तरह की बातें आ रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इरफान अंसारी की योद्धा है। मैं भाजपा को तहस नहस करने के लिए इरफान अंसारी का जन्म हुआ है यहाँ। और इधर कांग्रेस विधायकों के दिल्ली आने पर पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। झारखंड कांग्रेस में जारी कलह पर धीरज साहू ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और पार्टी फोरम पर अपनी बात रखना गलत नहीं है, लेकिन झारखंड कांग्रेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं और सभी एकजुट हैं। हालांकि धीरज साहू ने यह भी संकेत दिए कि पार्टी के प्रभारी सभी चीजों को देख रहे हैं और किसी भी बदलाव के लिए फैसला लेने का अधिकार पार्टी आलाकमान को ही है। इसमें कोई दम नहीं है और जो भी चीज़ है पार्टी फोरम में सब लोग अपना अपना बात को रख रहे हैं और प्रभारी महोदय है वो उसका समाधान ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द इसका निर्णय होने को है, जैसा सुनने को मिल रहा है। तो आगे देखिए होता है क्या क्या। और जहाँ तक कुछ बदलाव की बात भी आएगी तो उसका फैसला आला कमान करेगा। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोरोना के केस में फिलहाल कमी है। राज्यों में पाबंदियां तकरीबन हटा दी गई हैं, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं और आज रामगढ़ और देवघर से जो तस्वीरें सामने आई वैसी ही तस्वीर कई और जगहों से सामने आई हैं, जिस पर आज पीएम मोदी ने भी चिंता जताई है। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही हैं। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके के दरबार में उमड़ी ये भीड़ चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय है। ये आलम तब है जब कोरोना के कारण पिछले 22 अप्रैल से ही रजरप्पा मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक है। बावजूद इसके लोग मंदिर के बाहर ही भारी संख्या में जुट रहे हैं। मौका था आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी का। मुंडन का शुभ मुहूर्त होने के कारण अहले सुबह से ही बिहार झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग छिन्नमस्तिके के दरबार में पहुंचे थे, जहां न एहतियात दिखी न प्रशासन। ऐसी ही तस्वीरों को लेकर पीएम मोदी ने आज चिंता जताई है। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। रामगढ़ जैसी ही तस्वीरें बाबा नगरी देवघर में भी देखने को मिली। सावन मेले सा दिखने वाला ये नजारा तीसरी लहर के खतरे को साफ साफ न्योता है। श्रावणी मेला 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन आज मुंडन की आखिरी तारीख थी, जिसकी वजह से यहाँ सावन मेले जैसी भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोगों ने मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है, जैसा कि WHO ने साफ साफ इशारा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद और देवघर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टीन स्वामी की शोक सभा में शामिल हुए। उन्होंने फादर स्टीन स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि स्टीन स्वामी ने लोगों को जिस तरह से रास्ता दिखाया है वो आसान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि स्टीन स्वामी जैसे लोग
कई युगों में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं। उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा कि अगर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो शायद वो कुछ और समय तक जिंदा होते। उनके जाने से समाज में जो खालीपन पैदा हुआ है उसे भरा नहीं जा सकता है। स्वामी को एक महान पुरुष मान सकते हैं। फादर स्टैन स्वामी आज हमारे बीच नहीं है। शायद इनकी गिरफ्तारी नहीं होते तो और समय तक ये हमारे साथ होते। आज उनकी उस व्यक्तित्व को याद करते हुए लोगों के जगह जगह से बातें जो हमारे कानों तक आती है। स्टेन स्वामी को सीएम हेमंत सोरेन के श्रद्धांजलि देने पर बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि देशद्रोह के इतने बड़े आरोपी को सीएम की ओर से महान बताया जाना उचित नहीं है। तत्पश्चात में आर्च बिशप ऑफ रांची स्टेन स्वामी जिसपे एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन के पुरोधा रहा हो, जिस व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप रहे हों और जिसे न्यायालय ने भी राहत नहीं दी हो, न्यायालय से भी राहत नहीं मिला हो, और ऐसे व्यक्ति को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा शहीद के रूप में पेश करना, उन्हें महिमा मंडित करना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा, ये कहीं से उचित है क्या? राजनीति किस दिशा में जा रही है समझ से परे है और जनता इन सारी चीजों को देख रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की शोक सभा में सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और गिरफ्तारी पर सवाल उठाने पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामला अब अदालत में है और स्टेन स्वामी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जल्दबाजी में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेन स्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था और वहां पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। ऐसे में केंद्र पर सवाल उठाना सही नहीं। कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मैं सीमा शाह। हमें लगता है कि मामला जो कि अदालत में है और इसमें जेएमएम को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और अदालत में भी गंभीर आरोप है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। ये सारे मामला तो महाराष्ट्र में घटना घटी थी, महाराष्ट्र की घटना को लेकर के इनकी गिरफ्तारी हुई थी और जेल में थे। इसलिए हमने कहा कि भाई अदालत के फैसला को आने देते। स्टेन स्वामी की शोक सभा में मुख्यमंत्री के शामिल होने का जेएमएम और कांग्रेस ने बचाव किया है। वहीं बीजेपी को स्टेन स्वामी की मौत पर माफी मांगने को भी कहा। जेएमएम ने इस प्रकरण पर कहा कि स्टेन स्वामी दलित और दबे कुचलों की आवाज उठाते थे, लेकिन उन्हें फंसाया गया। वहीं कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान का पूर्ण समर्थन किया है। फादर स्टेन स्वामी की पहचान एक लड़ाकू, जुझारू, आंदोलनकारी के रूप में थी। वो गरीबों की आवाज़ थे, लेकिन उस पर ये कोई सफाई नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी मौत नहीं, उनकी हत्या की गई है। हिरासत में हत्या, कस्टोडियल डेथ है ये पूरी तरह से। इस पर कोई जवाब नहीं बनता है उनका। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, इनको इस बात के लिए कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है और कोई अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच उनकी वजह से आज नहीं है। निश्चित रूप से दुखद है और हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है निश्चित रूप से सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मकसद आदिवासी इलाके में बच्चों को स्किल्ड करना है। इसके लिए पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज के दिन को शुभ बताया और कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 2 महीने में 50,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें प्रमुखता दी गई है इस प्रोग्राम में कि
बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कैसे बढ़े, कोलैबोरेशन कैसे हो, और उसके जो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को हम एक डायरेक्शन अच्छे ढंग से दे सके, उसके कम्युनिकेशन को हम समझ सके, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सके। गढ़वा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बालू के अवैध उत्खनन की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद खनन पर जिला टास्क फोर्स की बैठक डीसी की अध्यक्षता में हुई। इसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने शहर के कई बालू घाटों पर छापेमारी की। इस दौरान कोयल और दानरो नदी से बालू का अवैध उठाव कर रहे 9 ट्रैक्टर और उत्तर प्रदेश की नंबर का 2 ट्रक जब्त किया गया। वहीं 10 लोग गिरफ्तार किए गए। इसके साथ ही 5 जगहों पर बालू के स्टॉक को भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया है, इसमें ढुलाई किए जा रहे हैं ट्रैक्टर और ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया है। सर, किसी को पकड़ा भी गया है? जी हाँ, चालक को पकड़ा गया है। खबर दुमका से है, जहां एक युवक ने पहले एक लड़की के साथ रेप किया, फिर जेल से जाने से बचने के लिए उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद जब लड़की ने जमानत याचिका लगाकर उसे जेल से बाहर निकलवाया तो अब वो पति शैतान बनकर उस पर जुल्म ढा रहा है। मामला 2017 का है। एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, जिसमें केस होने के बाद उसे पकड़कर जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल से छूटने के लिए उसने उसी पीड़ित लड़की के परिवार वालों से समझौता कर शादी रचा ली, जिसके बाद उसे जेल से आजादी मिल गई। लेकिन जेल से छूटते ही अब वो शैतान लड़की पर सितम ढा रहा है। उसने लड़की से कहा था कि वो उसे मारपीट कर उसे घर से निकाल चुका है, जिसके बाद एक बार फिर पूरा मामला पुलिस और कोर्ट में पहुंच गया है। जान से मारना चाहता है। जो इसको रखेंगे तो ये रहेगा, तो हम लोग घर में पसंद देते हैं, और ये नहीं रहेगा तो हम लोग अच्छे से जिएंगे। इसको उठवा लेंगे, इसको मार के ख़त्म कर देंगे कहीं पे जाकर। जो कंप्लेन आया है उस पर हम लोग जो है कि कार्रवाई करेंगे, और पुनः जो है कि उस पर केस करके अगर प्रताड़ित करने की बात आ रही है तो हम लोग जो है उसको प्रोसिक्यूट करेंगे और लड़के को। जो दोनों तरफ से कंप्लेंट्स आए हैं, दोनों कंप्लेंट्स को हमने पुलिस में लिया, पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। जो सच्चाई होगी उसका अनुसंधान में जो काम आ जाएगा। गोड्डा में कोरोना के बाद अब डायरिया कहर बरपा रहा है। मेहरमा प्रखंड के शांति नगर और जीता चक गांव में करीब 25 लोग बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनकी उम्र 9 महीने और 4 साल बताई जा रही है। गांव में बीमारी फैलने की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ है और प्रभावित गांव में जाकर हालात का जायजा भी ले रहा है। दरअसल चापाकल नहीं होने की वजह से लोग कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और गंदे पानी से ही बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। सिविल सर्जन ने सभी पीड़ितों के बेहतर इलाज की बात कही है। पानी पीने के साधन गंदा पानी पीता है तो बीमार पड़बे नहीं करेगा। सब गरीब का गांव है यहाँ पे जीतू चक। बीमारी का कारण ही हुआ कि खान पीन में पानी उनी का और कोई वजह से गरीब का गांव है तो पानी उनी का पीने की दिक्कत है, तो वजह होबे करेगा। बरसाती का समय है। मेहरमा के अमौर गांव है, उसका कोई टोला है जहां पर कुछ डायरिया के केसेज हैं, जहां लोगों ने दूषित पानी पिया, जिसके चलते कुछ बच्चे और बड़े बीमार हुए हैं। वहाँ हमारी मेडिकल टीम लगातार कैंप कर रही है और कुछ लोगों को मेहरमा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सबका इलाज हो रहा है। झारखंड सरकार कृषि पाठशाला योजना की शुरुआत करने जा रही है। अगले 3 सालों में झारखंड के किसानों के लिए 100 कृषि पाठशाला को जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। पाठशाला के जरिए किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति के बारे में जानकारी दी जाएगी। पाठशाला के आसपास 3 से 4 बिरसा गांव बसाए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। वहीं झारखंड सरकार की इस योजना को लेकर प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा ने सवाल उठाए हैं। पारंपरिक पद्धति से कृषि विभाग प्रयासरत है कि उनको आधुनिक पद्धति की भी ट्रेनिंग दी जाए, उनका क्षमता विकास भी किया जाए।
तो ये सब करने से कल्चर चेंज। मोर्चा तो स्वागत करेगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ योजनाओं को लिपापोती करने के लिए योजना बना रही है। और किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, झारखंड की किसान मोर्चा किसानों के साथ पूरी खड़ी है। धनबाद में दिव्यांग पैरा एथलीट अजय कुमार पासवान की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद मदद के लिए हाथ उठने लगे हैं। सिस्टम की बेरुखी की वजह से प्रतिभावान एथलीट और उसका परिवार दाने दाने को मोहताज है। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में अजय मेडल हासिल कर चुके हैं। 24 से अधिक मेडल जीतने वाला अजय का महज 5,000 रुपए की कमी से वीजा नहीं बन सका था, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सका था। अजय की खबर दिखाए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस के सचिव रणविजय सिंह ने डीसी से मुलाकात की, साथ ही उसे सरकारी लाभ और दूसरी मदद दिलाने की अपील की, जिस पर डीसी ने जल्द ही मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया है। यूपीए की सरकार है, इसे पूरी हम लोग मदद पहुंचाने का काम करेंगे और जो उसका जो हुनर है, उसके हुनर को, उसके प्रतिभा को हम लोग दबने नहीं देंगे और हम लोग उसको इंटरनेशनल खेलने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे और उसको हर संभव मदद करेंगे। जिसमें प्रतिभा है उसे 5,000 रुपया तक नहीं मिला। और मैं आप तमाम प्रेस मीडिया के और तमाम आप पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के चलते ये सूचना हमारे तक आई और हमने अपने नोटिस में लिया, हमने प्रकाश में लिया और इसको हम लोग मदद पहुँचाएंगे। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के गालूडी बराज डैम के बाई नहर में ट्रायल के तौर पर किसानों के लिए पानी छोड़ा गया। इस दौरान घाटशिला अनुमंडल के 2 विधायकों के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वर्णरेखा परियोजना के गालूडी बराज डैम के बाई नहर से झारखंड की अंतिम सीमा बहरागोड़ा तक किसानों के लिए सिंचाई की इससे सुविधा मिल पाएगी, लेकिन हैरानी की बात है कि केवल 7 किलोमीटर तक ही इस नहर का पानी जा सकेगा, क्योंकि इसके आगे नहर निर्माण का काम अधूरा है। पिछले 40 साल से चल रही इस परियोजना में करीब 882 करोड़ की लागत आई है। मौके पर मौजूद विधायकों ने अधिकारियों को 1 साल में काम पूरा करने की चेतावनी भी दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस कवायद को आई वॉश बताया है। हमारा किसान गांव में मुस्कान आएगा, उसका मुंह में हंसी आएगा, तभी जाके हम खुश होंगे, हम संतुष्ट होंगे। और निश्चित रूप से ये काम हम लोग शुरुआत में भी इसीलिए समर्थन दे दिए, क्योंकि इसका शुरुआत अगर हो जाएगा तो क्या खमियां है, क्या त्रुटि है, इसको देख के पदाधिकारी लोग निश्चित रूप से सचेत होकर, सजाग होकर 1 साल का जो समय लिए है उस समय तक उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। 8 पॉइंट पर हम लगाए हुए हैं, पॉइंट जहाँ जितना जरूरत है। जैसे हम 14 किलोमीटर चार्ज लगाए हैं, ठीक है, वहाँ ज़्यादा पानी है, फिर उसको 24 पर लगाया है, तो टोटल 8 पॉइंट पर लगाया है। 8 पॉइंट कहीं डबल भी है, कहीं वो डिपेंड करता है। टेस्ट किया गया था तो अभी शायद 1 किलोमीटर ज़्यादा हो गया और उसके बाद जाने वाला नहीं है। 4 किलोमीटर बीच में अवरुद्ध है, तो इसलिए एक व्यवस्था के साथ में सत्ता का जो तालमेल होता है उसी का लिए एक प्रयास है। गढ़वा में पीएचडी विभाग खतरों का विभाग बनता जा रहा है। यहाँ एक तरफ कर्मचारी जान हथेली पर रखकर खंडरनुमा ऑफिस में काम करने को मजबूर हैं। यहाँ कई बार हादसा हो चुका है जिसमें कई कर्मचारी घायल भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ लाखों लीटर क्षमता वाला पानी टंकी भी जर्जर हो चुका है, जिससे उससे कभी भी धराशायी होने की आशंका जताई जा रही है। जर्जर भवन और पानी टंकी होने के बाद भी विभाग लापरवाह बना हुआ है। खंडर बने भवन की वजह से ऑफिस के कर्मचारी कमरे की बजाय बरामदे में बैठकर काम करते हैं। इधर विभाग के अधिकारी का कहना है कि नए भवन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन तब तक कर्मचारी जान हथेली पर रखकर काम करने को मजबूर दिख रहे हैं। बरंडा में कभी भी गिरने से भाग सकते हैं, लेकिन अंदर ध्वस्त हो जाने पर वहाँ भागने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ बैठता हूँ, ऑफिस छोड़ के बरंडा में बैठता हूँ, बरंडे में बैठ के काम करता हूँ। ये कौन कौन विभाग का ऑफिस है ये? सब डिवीजन 1, सब डिवीजन 2। बिल्डिंग के लिए DPR बना, एस्टिमेट बना हुआ है ना। उस एस्टिमेट में हेडक्वार्टर को उसको एरिया आया हुआ है, उसके हम लोग निष्पादित करके हम लोग दोबारा
मुख्यालय भिजवा देंगे। सर मानते हैं ना घटना घट सकती है इसमें? हाँ ठीक है, वो तो उसमें डेमोलिश करने का भी हम लोग का प्रोविजन है। जी। हाँ, उस बिल्डिंग को हटा करके उसी जगह पे